आज हम आपको बताएंगे दो बैंक अकाउंट या फिर दो से अधिक बैंक अकाउंट होने के एक नहीं दो नहीं पूरे 10 घाटे बताएंगे। इन सभी घाटाओं में से हम आपको जो आखिरी का घाटा बताएंगे उसके बारे में किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर 1 पर आता है मिनिमम बैलेंस चार्ज। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपका खाता किसी भी बैंक में होता है तो वहाँ पर आपको एक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके चलना होता है। जैसे कि अगर आपका सरकारी बैंक में खाता होगा तो वहाँ पर आपको कम से कम उस बैंक में 1000 रुपये रखना है। वही अगर आपका प्राइवेट बैंक में खाता होता है तो वहाँ पर आपको कम से कम 10,000 रुपये को रखना है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर इन मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके नहीं चलते हैं तो फिर आपके बैंक अकाउंट से बैंक वाले मिनिमम बैलेंस चार्ज काट लेती है। यहाँ पर एक और घाटा हो जाता है कि बैंक आपको जो इतनी सारी सुविधाएं देती है, जैसे कि एसी लगा होता है, वहाँ पर आप जाते हैं तुरंत आपका काम हो जाता है। एटीएम कार्ड की सुविधा देती है, चेक बुक की सुविधा देती है, मैसेज की सुविधा देती है। तो इन सब जो आपको वहाँ पर सुविधाएं मिलती है तो वहाँ पर क्या होता है कि इन सब सुविधाओं को देने के लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज भी काटती है, जो कि आपके अकाउंट से ही पैसा कट जाता है। तो ऐसे में अगर आपके दो या फिर दो से अधिक बैंक अकाउंट होंगे तो वहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा कट सकता है। पहले भी बैंक से कटेंगे, दूसरे से भी चार्ज कटेंगे और तीसरे से भी कटेंगे, यानी कि जितने भी आपके बैंक अकाउंट है सभी से पैसे कटेंगे। अब दूसरा आता है अकाउंट साइलेंट या फिर अकाउंट फ्रीज की समस्या। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है तो वहाँ पर आप एक निश्चित समय तक पैसे का लेन देन नहीं करते हैं तो फिर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है या फिर साइलेंट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपका किसी सरकारी बैंक में खाता है तो वहाँ पर अगर आप 2 सालों तक किसी भी तरीके से पैसे का लेन देन नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। वही अगर आपका पोस्ट ऑफिस में होता है तो वहाँ पर आपको 3 साल समय दिया जाता है। वही अगर आपका प्राइवेट बैंक होता है तो वहाँ पर आपको 1 साल समय दिया जाता है। हालांकि आपका अकाउंट फ्रीज होने से या फिर साइलेंट होने से उस अकाउंट को पूरी तरीके से बंद नहीं किया जाता है, यानी कि वहां पर आप जा करके फिर से आधार कार्ड एवं पैन कार्ड दे देते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाता है। तो अब भैया कुछ लोग ये सोचेंगे कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया या फिर साइलेंट हो गया तो कोई बात नहीं, हम जा करके फिर से आधार कार्ड एवं पैन कार्ड देख करके चालू कर लेंगे। तो ये आपकी सोच बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट बार बार साइलेंट होता है या फिर बार बार फ्रीज होता है तो आपके यहाँ पर क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर घट जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर घटता है तो इससे क्या होता है कि आपको बैंक किसी भी तरीके के लोन नहीं देती है, जैसे कि होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इस तरीके के कोई भी लोन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा अगर आपका यहाँ पर सिविल स्कोर घटा तो। तीसरा आता है इनकम टैक्स का खतरा। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि आरबीआई ने एक लिमिट बना के रखे हैं कि अगर आप किसी भी बैंक में ऑफलाइन 3 लाख तक का लेन देन करते हैं तो वहां पर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। अगर आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो 10 लाख तक अगर आप ऑनलाइन सालाना लेन देन करते हैं तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। ऐसे में अगर आपका 2 अकाउंट या फिर उससे अधिक अकाउंट है तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लेन देन में दोनों काउंट होता है। जैसे कि आप जो पैसा जमा करते हैं वो भी काउंट होता है और निकालते हैं वो भी काउंट होता है। जैसे कि मान करके चलते हैं कि आप आज बैंक में गए, वहाँ पर आपने 2000 रुपये को जमा कर दिए और फिर आपको ज़रूरत पड़ा तो आप जा करके कल उसे निकाल लिए, 2000 रुपये को निकाल लिए, तो ये काउंट हो जाता है लेन देन में 4000। तो ऐसे में अगर आपका अत्यधिक अकाउंट होगा तो अत्यधिक लेन देन होगा तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। हालाँकि ये अमाउंट एक आम आदमी के लिए काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हम आपको ये बताना उचित समझे। नंबर 4 पर आता है सैलरी अकाउंट का घाटा। ये घाटा उनको होता है जो लोग भी कहीं पर जॉब करने के लिए सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको आगे सैलरी अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत पड़ सकता है। तो उनके साथ क्या होता है कि जब वो किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है उन्हें कि सैलरी अकाउंट आप ओपन कीजिए। तो सैलरी अकाउंट वो ओपन कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि उस पुराने जॉब को छोड़ करके किसी नए जॉब में किसी कारणवश आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो नए जॉब में आते हैं तो वहाँ पर फिर से बोला जाता है कि यहाँ पर आपको किसी और बैंक में यहाँ पर आपको फिर से एक नया सैलरी अकाउंट खुलवाना होगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर फिर से एक न्यू सैलरी अकाउंट खुलवा देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि पीछे वाले जो सैलरी अकाउंट है उसमें आप किसी भी तरीके से पैसे के लेन देन नहीं करेंगे। और सैलरी अकाउंट का एक रूल होता है कि अगर आपके सैलरी अकाउंट में 3 मंथ तक किसी भी तरीके से पैसा नहीं आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सेविंग अकाउंट में। अब सेविंग अकाउंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो सारा नियम फॉलो करेगा सेविंग अकाउंट का। तो ऐसे में ये भी आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उस सैलरी अकाउंट को बंद करवा दें। नंबर 5 पर घाटा उनको होता है जो लोग भी इनकम टैक्स को भरते हैं। इनकम टैक्स भरते समय क्या होता है कि आपके सभी अकाउंट को यहाँ पर क्या होता है कि डिटेल्स को देना होता है। तो ऐसे में आपके सभी बैंक को डिटेल्स को
इकट्ठा करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं। और 6 पर आता है बैंक अकाउंट क्लोज चार्ज, यानी कि जब आप बैंक अकाउंट को बंद करवाते हैं तो वहाँ पर भी चार्ज आपको लगते हैं। जैसे कि अगर आप अकाउंट ओपन होने से 14 दिन के भीतर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पर आप 14 दिन के बाद एवं 1 सालों के बीच में जाते हैं तो वहाँ पर आपके चार्ज लग जाते हैं। लेकिन अकाउंट ओपन होने के 1 साल बाद आप जाएंगे तो वहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, यानी कि आपके अकाउंट को फ्री में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट होने के 6 घाटे बता दिए। अब वास्तव में देखेंगे तो यहाँ पर हमने आपको 10 घाटे बता दिए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले घाटे में कई सारे घाटे को हमने रिलेट करके बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों, इसमें से सबसे खतरनाक घाटा आपको कौन सा लगा, आप हमें वीडियो में कमेंट